नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं। सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात मिली। मोदी की दूसरी गारंटी पूरी हो गई। किसानों को 2 साल के धान के बकाया बोनस का वितरण किया गया। रायपुर के बेंद्री गांव में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों को यह बोनस उनके खाते में ट्रांसफर किया, जिससे प्रदेश के करीब 12 लाख किसानों को 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपए का भुगतान उनके खातों में किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने किसानों से बात की। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि बीजेपी सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत बोनस देने का वादा पूरा किया। उन्होंने किसानों को शुभकामनाएं दी और कहा कि पीएम मोदी की गारंटी का हर वादा पूरा करेंगे। किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो धान खरीदी का समय भी बढ़ाएंगे। साय ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल तक धोखा ही दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ये बताते हुए हर्ष होते कि आज अभी हमन छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बोनस के राशि अभी ट्रांसफर करे हन। एक मांग आ रही है कि धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए। अगर जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से धान खरीदी का समय बढ़ाएंगे। सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ के किसानों को साय सरकार ने बड़ी सौगात दी। सरकार ने मोदी की दूसरी गारंटी को पूरा करते हुए 2 साल के धान का बकाया बोनस का वितरण किया। रायपुर के बेंद्री गांव में आयोजित मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां से सीएम साय ने किसानों के खातों में राशि डाली। इसके अलावा हर विकासखंड में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां स्थानीय नेताओं ने किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए। पत्थल गांव में विधायक गोमती साय ने 3,500 से अधिक किसानों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। वहीं पखांजूर में विधायक विक्रम हुसैनी, नारायणपुर में केदार कश्यप और गरियाबंदी पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने किसानों को प्रमाण पत्र बांटा। वहीं लोरमी में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की। साथ ही राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, बलरामपुर, अंबिकापुर और कोंडा गांव में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप सभी 3,700 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के किसान के खाता में गए। अभी कलेक्टर साहब बताइए कि मुंगेली जिला में किसान मन के खाता में 150 करोड़ रुपया एक के दिन में किसान के खाता में गए। प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से 31 रुपए में खरीदा जाएगा और वो जो पहले बेच चुके हैं उन किसानों को भी 31 रुपए के भाव से पैसा दिया जाएगा। कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मोदी जी गारंटी है और गारंटी पे सब विश्वास कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये आज का जो किसानों को जो सौगात मिल रहा है 2 साल का बोनस का, ये पहला भारतीय जनता पार्टी का वादा है और घोषणा पत्र में जारी हुआ था। जो पहला योजना है जो आज जारी हो रहा है। चलिए, तो ये कुछ और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साय सरकार ने अपना दूसरा वादा पूरा किया। बालोद, महासमुंद और पखांजूर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो किसानों से जो वादे किए गए थे वो वादे आज पूरे किए। किसानों को एक बड़ी सौगात आज मिली है। वहीं धान का बोनस मिलने से छत्तीसगढ़ के किसान बेहद खुश हैं। आप भी सुनिए किसानों ने क्या कहा। ये भाजपा सरकार के पिछले घोषणा पत्र में 300 रुपए प्रति क्विंटल धान का बोनस देने का वादा था, वो पूरा कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात है। इस सुशासन दिवस में 2 वर्ष का बकाया जो बोनस का था वो दे रहे हैं। ये किसानों के लिए और बहुत अच्छा खुशी की बात है। जो उनका पेंडिंग काम था वो सब हो जाएगा। और मैं माननीय मोदी जी को और माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बढ़िया है, किसान लोग सब खुश है। भाजपा की सरकार में जो कैबिनेट बैठा है उसमें खुश है किसान लोग। बोनस जो मिलत ना एक साथ हम किसान लोग बहुत खुशी है।
वो में बहुत खर्चा हमार निकल जही। बार बार करके दे तब बार बार बैंक जाल लगे, लाइन वाइन लगा लगे, बहुत भीड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो भैया। 2 साल का बोनस एक साथ मिल रहा है, इससे किसानों में और नवयुवक किसानों में बहुत हर्ष और खुशी की बात है। पैसों का उपयोग करना है, बाल बच्चे की शादी करना है, व्यवहार करना है और खर्चा पानी करके जीना खाना है। विष्णु सरकार है बोला, मैं धन्यवाद देना चाहूँ। हम अब ट्रैक्टर उक्टर किराया भाड़ा देवो, बची तो कुछ सामान लेबो, शादी ब्याह करबो लोग लइका मन के। अपन घोषणा पूर्ण करी से और सबसे ज़्यादा खुशी लगत है, कम से कम अपन वादा पूरा कर दी। बहुत दिन के बाद में बोनस मिली से न किसान बहुत खुशी है। बोनस दी से सरकार है हमारे मुख्यमंत्री जी है, एक लिए वाला बहुत बहुत बधाई है और हम किसान वाला सब बहुत खुशी है। विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो वादा आज पूरा हो गया। इस वादे के पूरे होने से छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं बहुत ही खुश है। हम पूरी पैसा एक साथ खाते में डाल देंगे, ऐसा वो वादा किया था, तुरंत पैसा पहुंच चुका है। अपनी चुनावी वादा के तहत प्रथम रूप से प्राथमिकता के तहत पूर्ण कर रहे हैं। खुशी की बात है कि हम सब किसान भाइयों को बहुत से राहत मिल रहा है। का विस्तार हुआ, कुल 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 18 नेताओं को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया। 6 नेताओं को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, वहीं 4 नेताओं को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सबसे पहले विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा और राय उदय प्रताप सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद ग्रुप में कुल 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस विस्तार में लोकसभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से कई नेताओं को मंत्री बनाया गया। ओबीसी वर्ग से 12 मंत्री बनाए गए, जबकि सामान्य वर्ग से 7, एससी से 5 और एसटी वर्ग से 4 मंत्री बनाए गए। मालवा निमाड़ से सबसे ज्यादा 7 और विंध्य संभाग से सबसे कम 3 मंत्री बनाए गए। ग्वालियर चंबल में प्रद्युमन सिंह तोमर, एंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा और राकेश शुक्ला 4 मंत्री हैं। तो वहीं महाकौशल से राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, संपत्तिया उइके और उदय प्रताप सिंह मंत्री बनाए गए। विंध्य से 3 मंत्री दिलीप जायसवाल, राधा सिंह और प्रतिमा बागरी को कैबिनेट में जगह मिली। बुंदेलखंड से 4 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, धर्मेंद्र सिंह लोधी, लखन पटेल और दिलीप अहिरवार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। मध्य प्रदेश से करण सिंह वर्मा, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, गौतम टेटवाल, नारायण पवार और नरेंद्र सिंह शिवाजी 6 मंत्री यहां से बनाए गए हैं। मालवा निमाड़ से 7 मंत्री तुलसी सिलावट, विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, निर्मला भूरिया, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान और चैतन्य कश्यप मंत्री बनाए गए। तो वहीं कैबिनेट में 5 महिला विधायकों को जगह मिली। इसमें संपत्तिया उइके, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, कृष्णा गौर और निर्मला भूरिया शामिल है। मैं आज की मध्य प्रदेश सरकार के सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा। सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया और जो बचे हैं उनको भी शीघ्र प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आग्रह रहता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत बधाई, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाइयाँ। आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। मैं भी सबसे प्यार करता हूँ। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। शुजालपुर से विधायक इंदर सिंह परमार ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। IBC 24 से इंदर सिंह परमार ने खास बातचीत की। इंदर सिंह परमार जी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और इस बार कैबिनेट मंत्री के रोल में वो रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए, समर्थकों के साथ उत्साहित दिख रहे हैं। सर, इस बार फिर से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आप, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहली? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दल है और किसी भी कार्यकर्ताओं को भी किसी भी प्रकार की जवाबदारी दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री एक सामान्य कार्यकर्ता में से बनाना और कई मंत्रियों को सामान्य कार्यकर्ता उनको भी मंत्री का दायित्व देना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरा राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। और मोदी जी के संकल्प को हम मध्य प्रदेश की नवगठित जो सरकार है हमारी, वो
उमंग से, उत्साह के साथ में उनके संकल्पों को पूरा करने का काम करेगी। वैसे कई वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी आपके साथ कैबिनेट में काम करेंगे, एक अनुभव का फायदा उनका मिलेगा। मैंने कहा कि पुराने और नए सब मिलकर के मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हैं, उसी प्रकार का मंत्रिमंडल बना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो नए उत्साह के साथ और पुराने अनुभव के साथ जो मंत्रिमंडल बना है उसमें काफ़ी उत्साह है, ये कहना है इंदर सिंह परमार का। अब देखने वाली बात ये होगी कि परमार साहब को कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। मंडला सीट से विधायक संपत्तिया उइके भी मोहन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनी। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटिया ने। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाली संपत्तिया उइके जी है। एक तो आपको बहुत बहुत बधाई IBC 24 की तरफ से। क्या प्राथमिकता होगी आपको, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी मंडला क्षेत्र से आपको दी गई है, क्या प्राथमिकताएं होगी? सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व और मेरे अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ विधानसभा में भेजा और हमारी पार्टी ने आज मुझे इस स्थान पे भेजा है। और यही एक भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है। अन्य दल तो सिर्फ बातें करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। और आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से जनजाति समाज की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जन कल्याण योजनाएं चलाई और आज उनको साकार रूप में परिणित करते हुए 3 मात्र शक्ति जनजाति समाज की बहनों को आज यहाँ पे शपथ लेने का अवसर मिला। संपत्तिया जी, मैं आपको बहुत लंबे वक्त से देख रहा हूँ, लेकिन एक लंबा समय बीतने के बाद सफलता मिली आपको। ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे इस अवसर पर हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी ने आज उनकी निगाहें सब पर रहती है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहती हूँ, आज मैं एक कार्यकर्ता आज यहाँ पे खड़ी हूँ, कल हमारे दूसरे कार्यकर्ता भी यहाँ पे खड़े होंगे। और आज हम लोगों ने यहाँ पे राज्य भवन से निकल करके सीधे पार्टी कार्यालय आए, चूँकि ये हमारा मंदिर है, ये हमारा संस्कार है। थैंक यू। तो संपत्तिया उइके जी है और कह रही है कि जो जिम्मेदारी उनको मिलेगी वो करेंगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। MP की रगांव सीट से विधायक प्रतिमा बागरी ने भी मोहन मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री की शपथ ली है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटिया ने। मेरे साथ प्रतिमा बागरी जी हैं। बड़ा संघर्ष उन्होंने किया है, उपचुनाव हार गई थी लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारी और 2023 में एक बड़ी जीत के साथ रैगांव सीट से चुनाव जीती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन है, कब किस छोटे से कार्यकर्ता को कहां पहुंचा दे, बस कार्यकर्ता के अंदर काम करने का भाव होना चाहिए, पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए और हर परिस्थिति में पार्टी के साथ होना चाहिए। इसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ हूँ। निष्ठा और ईमानदारी से हमेशा पार्टी का काम किया है और कार्यकर्ताओं के बीच भी रही हूँ, अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, हमेशा संपर्क में रही हूँ। उसी का परिणाम कि एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई और आज पार्टी इस योग्य समझी कि आज अब कहीं ना कहीं स्थान दे रही है। मंत्री बनने के लिए 2-3 बार, 5 बार, 8 बार के विधायक बनने पड़ते हैं। आप तो पहली बार के विधायक है, पहली बार में आपको मंत्री बना दिया गया है। बड़ा प्रतिनिधित्व करने का मौका आपको मिला और बड़ी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अब जी, जो जवाबदारियां पार्टी देगी निश्चित तौर पर उसको पूरा करने का काम करेंगे। एक महिला के नाते क्या प्राथमिकताएं होगी आपकी? महिला होने के नाते आप भी जानते हैं कि सदा हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित की है, आगे बढ़ाने का काम करी है। मेरा भी वही काम रहेगा कि हमारे जो निचले स्तर की महिलाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाएं, उनको भी इतना ऊर्जावान बनाएं, इतना नेतृत्व के लिए तैयार करें कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं वो सामने आकर काम कर पाए। और कुछ जनता का विकास करना है। जनता का विकास। तो ये थी प्रतिमा बागरी जी। सुमावली से विधायक इंदल सिंह कंसाना ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली और IBC 24 से इंदल सिंह कंसाना ने खास बातचीत की। भारी उत्साह और जोश के बीच इंदल सिंह कंसाना मंत्री पद की शपथ लेकर अपने घर पहुंचे हैं। उनसे हम बात करेंगे। देखिए, आप समर्थक लगातार कितने उत्साहित हैं, लगातार बधाइयां दे रहे हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है? सर, एक बार फिर आप सरकार में अहम भूमिका में नजर आएंगे। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया क्या है? खुशी की बात है, जनता की सेवा करेंगे। ये हमारे सरपंच और क्षेत्र के लोग आए हैं
आगे सर क्या रूपरेखा रहने वाली कामकाज की, क्या सोचा है सर? मुझे कामकाज की आप पूछिए, जो मुझे कामकाज मिलेगा, जो मुझे दायित्व मिला है, जो मुझे जिम्मेवारी मिलेगी, उसका मैं ईमानदारी से जनता के हित में जो अच्छे से अच्छा हुआ वो मैं करूँ। चंबल को लेकर सही प्रतिनिधित्व मिला है सर, क्या लगता है कैबिनेट में? नहीं, अच्छा है ना, प्रतिनिधित्व तो मिला ही है, मिला है, प्रतिनिधित्व का स्वागत करते हैं, शीर्ष नेतृत्व का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाएं आपको। तो देखिए, शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए अंदल सिंह के साना नजर आ रहे हैं और लगातार सभी मंत्रियों के घर पे इसी तरीके का जोश है। लगातार जो समर्थक हैं वो भारी मात्रा में, भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और लगातार जोश उत्साह के साथ अपने नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। अलीराजपुर के विधायक नागर सिंह चौहान ने मोहन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटिया ने। डॉक्टर मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले नागर सिंह चौहान मेरे साथ हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, डायरेक्ट सीधे जो है कैबिनेट मंत्री। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है, माननीय VD भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश जी और प्रहलाद पटेल और प्रदेश नेतृत्व के कारण मुझे आज मध्य प्रदेश का कैबिनेट का दर्जा मिला है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी कोशिश ये होगी कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है वो ज़मीन तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, मेरी कोशिश रहेगी। कैबिनेट मंत्री के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप अनुसूचित जनजाति के एक बड़े चेहरे बनने जा रहे हैं। बड़े चेहरों में अब आपका नाम गिनती में आएगा, इसलिए पूरे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपको करना है। मध्य प्रदेश में हमारे जो आदिवासी सीटें हैं 47 सीटें हैं और 89 विकास खंड है, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इसीलिए जवाबदारी दी है। अभी तो मैं मंत्री बना हूँ, मुझे आने वाले समय में क्या विभाग मिलता है, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश में जो हमारे ट्राइबल्स के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए जो केंद्र की और मध्य प्रदेश की सरकार की जो योजना है वो आम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उसका सीधे लाभ आम गरीब लोगों को मिले। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 29 की 29 लोकसभा सीट विजयश्री हासिल करेगी। कांग्रेस का कितना बड़ा नेता क्यों नहीं आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ने के लिए। नागर सिंह चौहान जी का कहना है कि उनको जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है वो बड़ी जिम्मेदारी है और उसका बखूबी वो निर्वहन करेंगे, लेकिन जो चुनौती है लोकसभा चुनाव की उसको भी वो कह रहे हैं कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि योग्य, अनुभवी और नई ऊर्जा से भरी टीम है, ये प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम करेगी। VD शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटिया ने। मेरे साथ VD शर्मा जी हैं। भाई साहब, एक अच्छा कैबिनेट आपने दिया है, क्या प्राथमिकता रहेगी अब कैबिनेट? समावेशी मंत्रिमंडल का गठन किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हर वर्ग के, हर क्षेत्र के और योग्य, अनुभवी और नई ऊर्जा से भरे हुआ मंत्रिमंडल है जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा। आप ये थे VD शर्मा जी और उन्होंने कहा है कि एक सक्षम और अच्छा नेतृत्व दिया है जो कैबिनेट के तौर पर मध्य प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के नालंदा परिसर में पूर्व PM स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और जीवन पर लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी 31 दिसंबर तक जनता के लिए खुली रहेगी। इस फोटो प्रदर्शनी में अटल जी के हर दौर की तस्वीरें, कविताएं, उनके संदेशों को बड़ी खूबसूरती से चित्रण किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का भी चित्रण किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को इस प्रदर्शनी को आकर देखने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए राजधानी में एक और नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की। सीएम ने वर्तमान नालंदा परिसर में सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कवि थे, साहित्यकार थे,
नेता थे, प्रधानमंत्री थे और गजब के वक्ता थे। 1 सप्ताह तक चलने वाला है प्रदर्शनी। सभी यहाँ पर आए और इस प्रदर्शनी को देखें, निश्चित रूप से लाभ होगा। रायपुर काव्यांजलि एवं संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, हमारे पार्टी के संस्थापक भी रहे। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर भी मिला। 1999 में पहली बार मैं सांसद बनकर गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। पूरे 5 साल तक सांसद के रूप में उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी हैं। हुकुमचंद मिल के मजदूरों की 32 सालों से जारी लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को अपना हक मिल गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर प्रोसेस शुरू की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चेक सौंपा। 32 साल से मजदूरों की देनदारी बाकी थी। मिल के करीब 4800 मजदूरों को उनके हिस्से का पैसा 15 दिन से 20 दिन में मिल जाएगा। आयोजन कनेश्वरी धाम में हुआ। सीएम ने कन्या पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए मुख्यमंत्री नई सरकार में मध्य प्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम श्रमिक भाई बहनों के लिए होना मेरे लिए संतोष का विषय है। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं, इसलिए मजदूरों का दर्द समझता हूं। वहीं बीजेपी ने के अन्य नेताओं ने भी मजदूरों को संबोधित किया। 30 साल तक सतत संघर्ष करके मजदूर के अलग अलग संगठन के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, मैं आपका भी हाथ जोड़ के वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में आपके संघर्ष के कारण से आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई। हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की बरसों की तपस्या, उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परिणाम है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब मामा के बाद भैया की एंट्री हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्हें सब मामा कहकर संबोधित करते थे, उनके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भैया मानते हुए हाथों मिल श्रमिक धन्यवाद देने के लिए उन्हें हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। मौके से हाथों तख्तियां लिए श्रमिकों से बात की संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा के बाद अब मोहन भैया की एंट्री हो गई है, यानी कि जो लोग यहां पर उन्हें धन्यवाद प्रेषित करने आए थे वो हाथों में धन्यवाद भैया का बोर्ड लेके आए थे। पहले हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश में वे मामा थे और लाडली बहनों के तो भैया थे, लेकिन मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान। और अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि भैया के नाम से यहाँ पर लोग उनका अभिवादन शुरू करने आए, यानी कि डॉक्टर मोहन यादव अब प्रदेश के भैया बनकर काम करने वाले हैं। और कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा। पहले शिवराज मामा थे, अब मोहन भैया हैं, क्या कहेंगे? मोहन भैया भी अच्छा है, मामा भी अच्छे थे और मामा ने सबको संग दिए और मोहन भैया भी आए तो वो भी संग देगा हमको और हिम्मत से हिम्मत लड़ाई करेंगे इनके संग में हम। क्या कहेंगे मैम, आज ये डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं आज और मामा के बाद अब भैया मैदान में हैं। हाँ, इनको भी हम अच्छा दर्जा देंगे। पहले शिवराज सिंह चौहान थे, उनको मामा कहकर बुलाते थे, ये भी हमारे लिए अच्छे हैं, अच्छे काम इन्होंने भी करना चाहिए। हमारे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री यादव जी को मोहन भैया के जिंदाबाद का नारा देंगे और उन्होंने आते से ही मजदूरों की ये समस्या का पहला काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया उनका था। तो देखिए, शिवराज मामा के बाद मोहन भैया की एंट्री आज मध्य प्रदेश में हो चुकी है, क्योंकि जो लोग उन्हें दिल से धन्यवाद देने के लिए आए थे वो धन्यवाद भैया यहाँ पर एक तख्तिया अपने हाथ में लेकर आए थे मजदूरों का हक दिलाने के लिए। धन्यवाद भैया। और ये तमाम वो छोटे बच्चे, तमाम जो महिलाएं यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने एक स्वर से धन्यवाद भैया कहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। धार जिले के धामनोद स्थित मुंबई आगरा सड़क मार्ग पर भीषण सड़क हादसे के बाद एक साथ कई वाहनों में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तरफ के लेन में लंबा जाम लग गया। पुलिस के मुताबिक इंदौर की ओर से आ रही एक ट्राले के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से गणेश घाट उतरने के दौरान वह दूसरी लाइन में इंदौर की ओर जा रहे वाहनों से भिड़ गए।
जिससे 2 कार, 1 बाइक और 3 ट्रक शामिल है। वाहनों की इस भीषण टक्कर के बाद सभी वाहनों में आग लग गई और देखते देखते 6 वाहन धू कर जलने लगे। घटना में 3 लोग जिंदा जल गए, जिसमें तीनों की मौत हुई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 3 घायलों को धामनोद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे आगे 2 गाड़ियां चल रही थी, वो सामने वाली गाड़ी डिवाइडर पार करके ट्रक को ठोकते हुए उस ट्रक के पीछे दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए हमारी जो टवेरा गाड़ी थी उस गाड़ी को ठोकते हुए मेरी बच्ची मेरे गोद में थी, जिसको सिर में लगी है आँख के पास में। और वहीं पे हम लोग जैसे मेरे साथ जितने बच्चे थे पीछे सारे निकल गए और वहीं की वहीं गाड़ियाँ सारी जलने लग गई। लगभग 4 वाहन वहाँ जल गए। मौत का गणपति घाट जो भारत का सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट है और खरगोन जिले और धार जिले की दोनों थाना क्षेत्रों को भी और दोनों जिलों की सीमाओं को ये जोड़ता है। और आए दिन इस घाट में जो इसकी बनावट में मूलभूत गलती हो चुकी है, जिसके कारण आए दिन यहाँ नियमित हादसे हो रहे हैं। एक ट्रक है जो कि रॉन्ग साइड लेन में चला गया था, जिसके कारण उधर से आने वाले 5 अन्य वाहन जिससे टकराए और सभी में आग लग गई। इंदौर में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। आरोपी ने कार और बाइक को टक्कर मारी। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। और ये बताया जा रहा कि ड्राइवर शराब के नशे में था और शराब के नशे में वाहन चलाते समय ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ। विजयनगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में प्रशासन के नाक के नीचे करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जे का खेल चल रहा। अतिक्रमणकारी बांस का बाड़ा बनाकर यहां पर कब्जा कर रहे हैं। कई जगह पक्कीकरण भी हो गया। कब्जा करने वालों का दुस्साहस इतना ज्यादा है कि गड्ढे पाट कर चूना मार्किंग कर कब्जा कर रहे हैं, पर निगम के अधिकारियों को इसकी सुध तक नहीं है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में प्रशासन की नाक के नीचे करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। आपको बता दें, उरकुरा रोड से परसुली डीजी आने वाला मार्ग है। आप देखेंगे ये दुकान है, सरकारी जमीन पे बनाई गई है। बाकायदा इसका कंक्रीटीकरण कर दिया गया है, बाकायदा दुकान खोल ली गई है। और ऐसे एक नहीं 100 से ज़्यादा कब्जे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे वहाँ चाइनीज़ फास्ट फूड का ठेला लग गया है। आप जैसे उरकुरा चौक से जाएंगे दलदल सिवनी की तरफ बढ़ेंगे परसुली की तरफ तो 100 से ज़्यादा आपको जगह मिलेगी जहाँ पर बांस से भाड़ा बांधकर जो है कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए बिजली का खंभा है, इससे बांस रस्सी घेरा करके सब कुछ यहाँ पर लगा दिया गया है। तो कब्जे की कार्रवाई लगातार जारी है। धीरे धीरे लोग यहाँ पर पान ठेले, चिकन सेंटर, अलग अलग चीज़ें खोलते जा रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने यहाँ पर कब्जा किया है उनसे भी हम बात करेंगे। ये आप लोगों ने पक्का कर लिया सरकारी जमीन है कि आपकी है? नहीं सर, हम तो खुला लगाते हैं और ठेला मतलब चक्के वाले लगा रहे हैं। फिक्स है दुकान लेकिन? हाँ ये फिक्स है। अभी उसको तोड़ के हम लोग वो ठेला वाला कर देंगे सर। कब्जा हुआ ना एक तरफ? हाँ तो एक तरफ से कब्जा हुआ, फिर भी मिनिमम मेरे तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ ठेला वाला ही लगाएंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखिए फिलहाल अब जब हम पहुँचे हैं तो कह रहे हैं कि ठेला वाला लगाएंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से पक्की दुकान बना ली गई है। आगे हम आपको दिखाएंगे। चौंकाने वाला नज़ारा है। 200-300 जगह पर ऐसे कब्जे हैं। तो कब से चला रहे हैं आप लोग दुकान? 1 साल हो गया। ये पक्का क्रम कब किए हो? अभी 1 ही महीना हुआ है। ये 1 से 1.5 महीने में बताएं कि जो कच्ची दुकान थी उसे पक्का कर ले गया। तो आगे आपको लेके चलते हैं, दिखाएंगे कैसे बेतहाशा रूप से यहाँ पर अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। ना तो पार्षद, ना तो स्थानीय विधायक, ना ही नगर निगम जोन के जो अधिकारी है उनको कोई होश है। लगभग 1 किलोमीटर तक अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। देखिए सड़क के ऊपर आपको दिखा रहे हैं। बिजली विभाग की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, पीछे नगर निगम की कॉलोनी है। देखिए भाड़ा बांधकर यहाँ पर बाकायदा सामान पटक दिया गया है, खंबे यहाँ पर गाड़ दिए गए हैं। और सिर्फ सड़क के एक तरफ नहीं, दूसरी तरफ भी आपको हम दिखाएंगे। जो बैरिकेडिंग वाला लाल या पीला पट्टा होता है उसे लगाकर बाकायदा कब्जा किया जा रहा है। कुछ जगह जो है ज़मीन पर चूना मार्किंग भी की गई है। और आपको बता दें कि नाले के ऊपर की ज़मीन तो है ही, साथ में OFC केबल के खंबे, रेलवे की ज़मीन है, एक तरफ बिजली विभाग की ज़मीन है, शासकीय नाले की ज़मीन है। लगातार इस पर कब्जे की कार्रवाई चल रही है। कई झोपड़ियाँ यहाँ पर बन गई है, उसके बावजूद पता नहीं प्रशासन इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रहा है।
तो लगातार IBC 24 ऐसे मुद्दों को उठाता है। 4 साल पहले भी हमने ऐसे बड़े कब्जे की खबर दिखाई थी, कुछ समय पहले इस पर कार्रवाई हुई थी। उम्मीद करते हैं जो सोया हुआ प्रशासनिक अधिकारी है वो जागेंगे और इस अवैध कब्जे पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। खंडवा में आदिवासी नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। 4 आरोपियों ने जंगल में ले जाकर छात्रा के साथ घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी सोशल मीडिया के जरिए जुड़े दोस्त बताए जा रहे हैं। दोनों ने घर छोड़ने की बात कहकर पहले बाइक पर बैठाया, फिर जंगल में ले गए, जहां उनके 2 दोस्त और आ गए और चारों लोगों ने मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। ये चारों ने मिलकर एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया था, जिसका न्यायालय पेश करने लाए। चारों की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। इंस्टाग्राम से होने के बाद ये लोग उसको बहला फुसला के जंगल तरफ ले गए, वहाँ उसके साथ गलत काम किया। अनुराग इसको बाहर ले गया था लड़की को बहला फुसला के साथ शादी के लिए, जिसे गिरफ्तार कर लिया है चारों को। सतना में एक कलयुगी मां नवजात बच्चों को जिला अस्पताल के टॉयलेट में छोड़कर चली गई। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अस्पताल का स्टाफ हरकत में आया और उसे वहां से उठाकर गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की हालत अभी सामान्य है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के माता पिता की तलाश शुरू कर दी गई। टॉयलेट में एक लगभग 12 बजे दोपहर के लगभग एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। बच्ची स्टेबल है, 2 किलो 600 ग्राम की है, सतत उसका इलाज चल रहा है। अब बच्ची की डिलीवरी कहाँ हुई, बच्ची उस वक्त उस टॉयलेट में कैसे पहुंची, ये जांच का विषय है। आगामी लोकसभा चुनाव में रायगढ़ सीट को फतह करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। इस सीट पर पिछले 5 बार से लगातार भाजपा जीतती आ रही है। कांग्रेस ने आखिरी बार 1998 में इस सीट से चुनाव जीता था और अजीत जोगी यहां से सांसद बने थे, लेकिन इसके बाद से इस सीट से लगातार भाजपा चुनाव जीतती आ रही। साल 1999 से लेकर 2014 तक इस सीट से वर्तमान में सीएम विष्णुदेव साय ने 4 बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी से ही गोमती साय यहां से जीतकर सांसद चुनी गई। कांग्रेस ने हर बार चेहरे बदले लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2009 में कांग्रेस को 55,848 वोटों से, 2014 में 2,16,750 वोटों से और 2019 के चुनाव में 66,027 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जानकार बताते कि कांग्रेस के वोट बैंक में कुछ अधिक वृद्धि नहीं हुई। पार्टी ने कभी किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को मैदान में नहीं उतारा जिस क्षेत्र के मतदाताओं में अच्छी पैठ रही हो। साथ ही चुनावी मैनेजमेंट की कमी भी रही। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नेटवर्क भी काफ़ी कमज़ोर है पूरे क्षेत्रों में। एक लंबे समय से कोई यहाँ पे चुनाव कांग्रेस का जीता नहीं है लोकसभा में, इसलिए कांग्रेस को 2024 में भी अगर अच्छा दमदार और मजबूत कैंडिडेट उसने नहीं दिया तो संघर्ष की स्थिति भी नहीं बन पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम के साथ साथ देश भर में जो परिवर्तन आया है, तो निश्चित रूप से 5 चुनाव तो हम जीते ही हैं और आने वाला चुनाव भी बड़े बहुमत के साथ रायगढ़ लोकसभा सहित छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। निश्चित तौर पर इससे पूर्व में रायगढ़ जिले का इतिहास रहा है कि लगातार कांग्रेस जीतती रही है, तो अभी समय कांग्रेस के अगेंस्ट ऐसा कुछ है कि नहीं जीत पा रहे हैं 5 बार से, लेकिन इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस बार रायगढ़ लोकसभा को जीतेंगे। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर होने वाले कन्या विवाह को लेकर आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान राम मंदिर निर्माण को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि राम मंदिर निर्माण भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत है, हिंदुओं की है। वहीं राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका को लेकर बोले कि राम मंदिर निर्माण में आज तक सबसे अहम भूमिका राम काज सेवकों की है। राम मंदिर में आरएसएस की भूमिका को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि आरएसएस स्वयंसेवक संघ के कार्य सेवकों ने जो जमीनी स्तर पर जगाने का काम किया वह कथा पंडालों में पीओके की मांग कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से कहा कि हम अपनी चीज मांग रहे हैं। राम मंदिर अब तक की भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। राम मंदिर में आज तक सबसे बड़ी अहम भूमिका राम कार्य सेवकों, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी, जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था, और उन पूर्वजों और उन संतों को है जिन्होंने प्रण और तपस्या करके राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया।
अयोध्या में भगवान राम मंदिर को लेकर उत्साह। जय श्री राम के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने अक्षत कलश लेकर भ्रमण किया। अयोध्या से लाए गए अक्षत कलश की डोंगरगढ़ में शोभा यात्रा निकाली गई। पूरा शहर राममय हो गया। इस दौरान डोंगरगढ़ में शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंचे और कलश यात्रा में शामिल हुए। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह है। आमंत्रण के लिए अयोध्या से 108 अक्षत कलश यहां पहुंचे। श्रद्धालुओं ने अयोध्या से पहुंचे अक्षत कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में लाल व पीले रंग के पारंपरिक परिधानों में बड़ी संख्या में माताएं बहनें शामिल हुई। श्री राम के जयकारों के साथ पूरा शहर गूंज उठा। लोगों ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। आपको बता दें कि यह अभियान 1 से 15 जनवरी तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। तस्वीरें भिलाई, अंबिकापुर, गरियाबंद, केशकाल और खैरागढ़ की है, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पूर्व पीएम की जयंती धूमधाम से मनाई। केशकाल में पूर्व पीएम के जन्मदिन के अवसर पर विधायक नीलकंठ टेकाम और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल का वितरण किया। अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ का अगर निर्माण किसी ने किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न ने किया है और इस सपनों को साकार करने का काम हम सबको मिलकर करना है। फायर ब्रिगेड एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी यहाँ के लिए। ये जो सुशासन दिवस है हमारे केशकाल क्षेत्र के इस विधानसभा क्षेत्र के रहने वालों के लिए बहुत सुखद संदेश देता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इसको पूरा देश सुशासन दिवस के पर्व पर त्यौहार की तरह मनाता है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भी गरियाबंद में सुशासन दिवस मना रहे हैं। खैरागढ़ में आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर। और नगर पालिका परिषद सभागिरी में जो आयोजित किया गया है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में विधायक को उपेक्षित किया गया है। पूरे प्रदेश के सभी गांव, सभी नगरीय निकाय, सभी ऑफिस, सभी कार्यालय में जो है सुशासन दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह की ग्वालियर में शुरुआत हो चुकी है, जिसमें तानसेन सम्मान गायक पंडित गणपति भट्ट को दिया गया। साथ ही राजा मान सिंह तोमर सम्मान मालव लोक कला केंद्र उज्जैन को मिला, जिसमें तानसेन अलंकरण के रूप में आयकर मुक्त 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र और शाल श्रीफल भेंट किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, संभाग आयुक्त दीपक सिंह भी उपस्थित रहे। पंडित गणपति भट्ट ने कहा कि तानसेन सम्मान उनके लिए श्रेष्ठ सम्मानों में से एक है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो वहीं मालवा लोक कला केंद्र उज्जैन की कृष्णा वर्मा ने सरकार का आभार जताया। हमें इंतजार नहीं था लेकिन आ गए, इसीलिए तो अनएक्सपेक्टेडली आ गए, तो बहुत खुश हूँ। सम्मान एक प्रेस्टिजियस सम्मान है और धारवाड़ ग्वालियर में गाना एक इज्जत की बात है। पिछले भी दो बार मैं गा चुका हूँ तानसेन समारोह में। ग्वालियर के तानसेन समारोह के बाद सोमवार को मिस मैनेजमेंट देखने को मिला। देश भर से आए तबला वादकों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें सुबह 8:30 बजे बुलाया गया। कार्यक्रम शाम 7 बजे तक चला, लेकिन इस दौरान भूखा प्यासा रखा गया। संस्कृति मंत्रालय ने खाने पीने के कोई इंतजाम यहां पर नहीं किए। ग्वालियर में अब तबले के रूप में एक नया रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन इस बीच एक बड़ी परेशानी कलाकारों के साथ ये देखने को मिली कि अल सुबह से ये लोग आए हुए थे, रियाज कर रहे थे, लेकिन इनको सुबह से पानी तक नसीब नहीं हुआ। खाने की बात तो बहुत दूर है। कुछ जो हमारे साथ में लोग हैं उनसे बात कराते हैं, उनसे समझते हैं क्या किस तरह की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दिक्कत ये आई कि हम लोग स्टार्टिंग में बस खराब हो गई और सुबह हम लोग 9 बजे के आए हुए हैं। पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की तो दूर की बात है। और हम लोग अभी तक लास्ट टाइम तक हमें पानी खुद की व्यवस्था करनी पड़ी। हमने बाहर से इनसे कह के खाने के लिए बुलवाया, क्योंकि नेचुरल है, पूरा दिन हो गया, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमें बहुत दिक्कत हुई। ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी, मतलब माइक वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी और मतलब पानी कोई व्यवस्था नहीं थी खाने के लिए। सुबह 8:30 बजे से आए हुए हैं और अभी 6-7 बज गए हैं, अभी तक ना पानी के लिए ना खाने के लिए कोई भी व्यवस्था ज़्यादा सही नहीं थी। देखिए, ये इतनी बड़ी व्यवस्था हुई है और यहाँ जो लोकल जिला प्रशासन और माधव संगीत महाविद्यालय और ललित कला संस्थान के जो निदेशक हैं
उनकी ये व्यवस्था थी। तो इस बारे में मैं उनसे पता करके बताता हूँ, मुझे बहुत विशेष जानकारी इस बारे में। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जिस तरह से हम लोगों को बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, चल के आ रहे हैं, तो कितना चिंताजनक है? नहीं है तो ये बिल्कुल सोचनीय कि जो सुबह से बच्चे आए हैं, हर उम्र के, हमारे विश्वविद्यालय से भी बच्चे आए हैं, मैं खुद ही खड़ा हूं कि मैं उनकी व्यवस्था पहुंचाने की उन सबों में मैं इसमें लगा हुआ। रिकॉर्ड तो जरूर बन गया है, लेकिन कई कलाकार जो प्रस्तुति देकर इस रिकॉर्ड में शामिल हुए, लेकिन उनके कहीं ना कहीं दिल जरूर टूट गए, क्योंकि अल सुबह से वो प्रयास करते रहे, भूखे प्यासे रहे, लेकिन जब रिकॉर्ड बन गया उसके बाद उन्होंने अपना दुखड़ा IBC 24 के साथ रोया है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश में क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय में खासा उत्साह देखा गया। ईसाई समाज ने जबलपुर के होली ट्रिनिटी चर्च में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया और प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना की, कैरोल गीत गाए, साथ ही एक दूसरे को गिफ्ट देकर बधाई दी। यह बालक यीशु के तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश में पहला तीर्थ स्थान है। बालक यीशु के पवित्र नाम पर जहाँ सैकड़ों लोग रोज आकर प्रार्थना करते हुए ईश्वर की अपनी अपार आशीष प्राप्त करते हैं। क्रिसमस वैसे तो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आए हैं, पर वो किसी धर्म जाति को बदलने नहीं आए, वो लोगों के जीवन को बदलने के लिए आए हैं, ताकि जो हम पाप करते हैं, लोग जो पाप करते हैं, वो पापों से उद्धार पाएं और अपने जीवन में सुधार लाएं। क्रिसमस सेलिब्रेट हमारे यीशु पप्पा का जन्म हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा। चर्च गए, हमने वहाँ पे वचन को सीखा, मतलब हमने वचन पढ़ा, बाइबल पढ़ा, वहाँ पे हमने प्रेयर करा यीशु मसीह को, और हमने आज देखा यीशु मसीह को। हम बहुत खुश हैं, हमारे यीशु पप्पा आज पैदा हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने क्रिसमस के अवसर पर आर्च बिशप SS दुरईराज के कोएफिजा स्थित निवास पर पहुंचकर मुलाकात की और उनको बधाई दी। शर्मा ने आर्च बिशप दुरईराज के साथ क्रिसमस की संध्या पर कैंडल जलाई, केक काटा और पुष्पगुच्छ भेंट किया। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर आज हम सब कार्य कर रहे हैं। भाजपा सरकार सदैव कैथोलिक ईसाई समाज के साथ है और हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो वहीं आर्च बिशप ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का आभार जताया। क्रिसमस डे की सभी को बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आगामी समय में हम सब मिलकर के और साथ चलेंगे, इसलिए मैं अपना एक बार सबको बधाई और शुभकामनाएं। देश भर में आज क्रिसमस धूमधाम से मनाई जा रही। सुबह से ही बड़ी संख्या में मसीही समाज गिरजाघर पहुंचकर प्रभु यीशु से सुख समृद्धि की मंगल कामना कर रहे हैं। क्रिसमस की विशेष पूजा अर्चना का दौर कल रात से शुरू हुआ, जो आज दिन भर चला। इस दौरान इंदौर के प्रमुख रेड चर्च का जायजा लिया हमारी संवाददाता निहारिका ने। आज देश भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग जो है वो गिरजाघरों में पहुंचकर अपने भगवान यीशु से आज प्रार्थना कर रहे हैं और इसी का दौर जो है वो इंदौर में भी जारी है। हम सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां पर आज प्रार्थना का दौर जो है वो यीशु मसीह से जारी है। इस वक्त हम इंदौर के रेड चर्च में मौजूद है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना करने यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर फादर थॉमस मैथ्यू जो है वो यहाँ पर सभी को प्रार्थना करवा रहे हैं। जो बच्चे हों, बूढ़े हों, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दूं ये प्रार्थना का दौर जो है वो कल रात को 10:30 बजे से जारी है। 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक एक विशेष प्रार्थना की गई। उसके बाद अब मॉर्निंग प्रेयर्स का दौर जो है वो जारी है। इसी तरह से आज दिन भर प्रार्थना का दौर इसी तरह से जारी रहेगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लगातार पहुंचते रहेंगे। क्रिसमस का त्योहार जो है वो उन लोगों के लिए नव वर्ष की शुरुआत के तौर पर माना जाता है, तो आज सभी लोगों के लिए नव वर्ष की शुरुआत जो है वो भी हो चुकी है। और ऐसे में आज पूरे दिन ये सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स एक्सचेंज करेंगे, बधाइयाँ देंगे और उसके बाद ही साथ में मिलकर आज का दिन जो है वो मनाएंगे। तो इसी के चलते आज बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कि क्या तस्वीरें हमने आपको इंदौर में दिखाई है, ये सिर्फ और सिर्फ रेड चर्च की नहीं बल्कि इंदौर के सारे जितने भी गिरजाघर हैं सभी में इसी तरह की तस्वीरें आज हमें देखने को मिल रही है। जो सजावट है वो भी विशेष तौर से की गई है और ऐसे में ही आज के जो लोग हैं वो आज इसी तरह से सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी प्रार्थना जो है वो यीशु मसीह से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष जटवंत के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।
एमपी में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। रात का तापमान गिरने से लोग अलाव जला रहे हैं। खंडवा में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग आग का सहारा लेते नजर आए। शहर के कई चौक चौराहों पर लोग रात और सुबह के वक्त अलाव सेक रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, सुबह और रात के वक्त तापमान में भारी गिरावट है, जिसकी वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आग तापते लोग नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिले इन दिनों ठंड की चपेट में है। कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों तक ऐसी स्थिति रहेगी। उसके बाद तापमान बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में इन दिनों उत्तर पश्चिम से ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान गिरने लगा। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि ठंड का सबसे ज्यादा असर सरगुजा संभाग में देखने को मिल रहा है। सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। राजधानी रायपुर में 12.3, बिलासपुर में 11.6, पेंड्रा रोड में 9.4, अंबिकापुर में 6.8, जगदलपुर में 9.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे आज न्यूनतम तापमान जो है नारायणपुर का रहा है 8.6। उत्तरी हवाएं चल रही है, जिसके कारण जो है ठंड अभी 3 से 4 दिन ऐसे ही बना रहेगा। इसके पश्चात जो है हवा की दिशा जो है नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाएगी, जिसके कारण जो है जो तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने आज किसानों को उनके 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान किया। मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा कि भाजपा को किसानों का बोनस जारी करने के साथ प्रायश्चित करना चाहिए। बीजेपी रमन ने सरकार के 2 साल के बोनस की भरपाई कर रही है। सुशील आनंद ने कहा कि किसानों को बोनस के ब्याज भी देना चाहिए। वहीं मंत्रिमंडल में अब तक विभागों के बंटवारे को लेकर कहा कि पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सिर्फ फुटअव्वल हुआ, अब भाजपा मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा नहीं कर पा रही है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आखिरी के 2 साल जो बोनस नहीं दिया था, उसी की भरपाई भारतीय जनता पार्टी अब करने जा रही है 7 साल बाद। तो इनको प्रायश्चित भी देना चाहिए। दूसरी बात, इस बोनस की रकम के साथ किसानों को इतने दिन के पैसे का ब्याज भी देना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।